हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं जो आप सभी के डाउट्स आए हुए हैं उनके बारे में कि हम कहें कि आज का वीडियो में मैं लगभग सभी डाउट्स लेने वाला हूं कि और कहें कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ मीन्स हम परसों ही आप लोगों से बोले थे जो भी आप सभी के डाउट्स हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आने वाले समय में उसका वीडियो लूंगा। तो लेकिन हम कहें कि ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए हुआ है कि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देने पड़े, प्लस कि जो आपके डाउट्स आए थे कि उस पे हम उसका कह सकते हैं कि जो जेन्युइन आंसर हो, सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए, उस आंसर को हमें लेना था बीएचयू की तरफ से। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बट जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी आपके क्वेरीज आए थे उन क्वेरीज का 100% करेक्ट आंसर मैं बताने वाला हूं। मीन्स उसमें कहीं से कोई सेंस नहीं। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि बहुत से बच्चे होते हैं कि जो भी चीजें मैं बताता हूं उसके बाद वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर जो आप चीज आंसर दिए हैं क्या वो करेक्ट है, सर जो कट ऑफ का वीडियो आप बनाए हैं क्या वो सही है। तो बेटा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि और मैं एकदम 100% यही आपसे बताता हूं कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूं मैं आंसर नहीं करता हूं आपके क्वेरीज का। तो इसलिए अगर आपको विश्वास है तो आप साथ बने रहिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे अपने क्वेरीज का भी आंसर ढूंढ सकते हैं। आप फ्री है, मेरे तरफ से आपके लिए कोई बर्डन नहीं है। तो चलते हैं आज के हम क्वेरीज को लेते हैं आप सभी के, जिसको कि हम कहें कि आज की लिस्ट थोड़ी लंबी है तो इसलिए आप सभी थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। लगभग हम कर सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट की क्वेरीज आई हैं मैंने सभी को 1 बाय 1 लेने की पूरी कोशिश किया है, इसलिए मैं नोट किया हूं और सभी का एकदम श्योर आंसर देने वाला हूं जो भी आपकी क्वेरीज आई हैं। ठीक, तो सबसे पहली क्वेरी जो हम कहें कि आई मेरे पास कि जिसको हम कहें कि बहुत ज्यादा ये आता था और इस पे मैं और क्लियरिटी के साथ अब आंसर देने वाला हूं आपको कि जो था बीकॉम एफएमएम में हॉस्टल की सीट क्या अलग से है या सर जो सीट्स हैं हॉस्टल की वो सभी के लिए मींस बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम एफएमएम के लिए दोनों लोग को कंबाइंड एक साथ। तो बेटा ये पहले मैं आपको बताया था कि बीकॉम की जो सीट्स है टोटल 40 सीट्स है, लेकिन इसमें जो एफएमएम के स्टूडेंट की सीट है इसमें बाइफिकेशन किया गया है। एफएमएम की जो सीट्स है वो 8 सीट्स है, मीन्स 8 सीट जो है बॉयज हॉस्टल में जो कर सकते हैं एफएमएम के स्टूडेंट के लिए है और 32 सीट्स मीन्स 32 सीट लगभग वो आपका बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। यही लगभग रेशियो जो है आपका गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी है। ठीक, और फीस के बारे में क्या है तो फीस के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं तो उसका आंसर मैं यहां नहीं करने वाला हूं। उसके लिए मैं कहूंगा कि प्ले लिस्ट में आप वीडियो देखें, बीएचयू इन्फॉर्मेशन का जो आपका ग्रुप है वहां पे मिलेगा। ठीक, फिर कि एक और ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आया कि न्यू कट ऑफ मीन्स अगर आप देखोगे कम्युनिटी टैब में मैंने थोड़ा सा एक सर्वे करने की कोशिश किया कि जो आपके इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसमें आपका नंबर कितना रहा है। तो उसके बाद बहुत से बच्चों का कहना यह है कि सर जो बच्चे अपना आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप न्यू कट ऑफ का फिर से वीडियो बनाइए। तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज कि हम कहें कि जो मैं पहले का कट ऑफ दिया हूं वो मैं बहुत सोच समझ के दिया हूं। मैं वहां पे भी बताया था कि मैं बहुत डिस्कस किया हूं कि ये नहीं कि मैं केवल अपने नॉलेज के बेस पे दिया हूं, मैं कई सारे प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके उस कट ऑफ को बनाया, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करने वाला। पहला तो रीजन है। दूसरा रीजन कि अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो रिसर्च की बात तक होती है। ये जो हम कहें कि जो सर्वे हुआ है एक तरीके का रिसर्च है, तो जब तक हमारा सैंपल साइज बड़ा ना हो तब तक हम कह सकते हैं कि हमारा डिसीजन अच्छा नहीं होता है। तो चूंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 250 बच्चे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट किए, उनके तरफ से अपना रिप्लाई दिया गया, तो 250 स्टूडेंट के बेस पे मैं नया वीडियो कट ऑफ नहीं बना सकता हूं, बिकॉज कि इस सैंपल साइज जो है बहुत छोटा है। बीएचयू बीकॉम या एमकॉम की हम बात करें हजारों बच्चे एंट्रेंस देते हैं और उसमें से आप अगर हम कहें कि उसका 1% भी लगभग ये नहीं हो पा रहा है सही से, अगर हम कहें कि 2% 3% बेसिस पे हम न्यू कट ऑफ का वीडियो नहीं बना सकते। तो ये एकदम क्लियर मैं कर रहा हूं कि न्यू कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। ठीक, कि फिर डिफरेंस या हम कहें कि बेनिफिट ऑफ एफएमएम मीन्स बहुत से बच्चों का एक बार है कि सर बीकॉम एफएमएम एंड बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है इन दोनों कोर्सेज में। तो सबसे पहला जो हम कहें कि बेटा कि जो स्टूडेंट्स
कि बीकॉम एफएमएम को चूज किया है उनके बेसिस पे, प्लस हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताते हैं एफएमएम में जो आपका कोर्स होता है, बेसिकली हम कहें कि ये आपका आगे चल के अगर आप एमबीए करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो एफएमएम की आपकी पढ़ाई है इसमें इंश्योरेंस, आपका फाइनेंस मार्केट, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होता है, डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ती है। तो अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग एमबीए करने का है या आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं तो आप एफएमएम को चूज कीजिएगा। और दूसरी चीज साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन है तब अच्छा है तब इस कोर्स को चूज कीजिए, क्योंकि इसके जो फीस है 25,000 पर एनम है, और 25,000 अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो रिफंड हो जाता है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप फीस 4,000 to 5,000 का मतलब आपका बैलेंस है, आपका बजट है, तो आप बीकॉम ऑनर्स चूज कीजिएगा। अगर आपका फीस का बजट है और आपका इंटरेस्ट है आगे चलकर एमबीए करने का या हम कहें कि शेयर मार्केट में जाने का, स्टॉक मार्केट में जाने का, तो आप क्या कर सकते हैं, एफएमएम के कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो इसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी है। लेकिन हम कहें कि अगर आपको फ्यूचर में जाके एमकॉम करना है, फिर आगे चल के आपको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स चूज कीजिएगा। बिकॉज कि आने वाले समय में जब आप पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं तो वहां पे बीकॉम ऑनर्स में जो आप सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपैरिजन टू बीकॉम एफएमएम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एफिलिएटेड कॉलेज मीन्स बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें से कुछ बच्चों ने पूछा कि सर कौन सा बेस्ट है। तो अब देखिए बेटा, बेस्ट कॉलेज जो होते हैं उसको डिसाइड करने का अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम कहें कि आप हॉस्टल लाइफ चाहते हैं कि कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं आरजीसी के लिए, क्योंकि राजीव गांधी साउथ कैंपस जो आपका है कि मिर्जापुर में है, वहां पे 100% आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हम कहें कि आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सिटी वाले इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि आप अपने लिए टाइम बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका बॉयज के लिए जो हम कर सकते हैं कि डीएवी है। फिर गर्ल्स जो है वो आर महिला, वसंत कन्या, इनके लिए मीन्स अगर हम कहें कि जो गर्ल्स ऐसी हैं कि वो चाहती हैं कि हम कोएड में न रहे, मीन्स बॉयज जहां पढ़ रहे हैं वहां पे न रहे, तो इनके लिए हम कर सकते हैं कि आपका वसंत कन्या, आर महिला एक प्योर गर्ल्स कॉलेज है। फिर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कि जैसे हम कहें कि बीए वगैरह के हैं तो उनके लिए मेन कैंपस में है बीएचयू के महिला महाविद्यालय मीन्स एमएमबी है, तो वहां पे भी वो एडमिशन ले सकती हैं। अब एक चीज और क्लियर मैं करना चाहता हूं कि एमएमबी को लेकर बहुत से स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि वो अफिलिएटेड कॉलेज है। याद रखिएगा, एमएमबी अफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, एमएमबी मेन कैंपस का पार्ट है, मीन्स मेन कैंपस में ही आपका स्थित है। और हम कहें कि जैसे आप मेन गेट से इंटर करते हैं बीएचयू में, मुश्किल से 50 मीटर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एमएमबी पड़ता है। तो इसलिए इसको कभी मत सोचिएगा कि एमएमबी आपका अफिलिएटेड कॉलेज है। एमएमबी में बस खासियत है वहां पे सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है और एमएमबी के अंदर भी अपना हॉस्टल है। तो ये भी क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर एमएमबी में हॉस्टल्स है कि नहीं, तो एमएमबी पहली चीज तो आपका मेन कैंपस में ही है और उसमें भी हॉस्टल है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीए कट ऑफ, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर बीए सोशल साइंस का, बीए आर्ट का कट ऑफ बना दीजिए। तो बेटा हम कहेंगे कि इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, बिकॉज कि मेरा बैकग्राउंड कर सकते हैं कि आर्ट या सोशल साइंस का नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दूं कि जो आप मिसलीड करने वाला हो, कि क्योंकि जब मैं उस एरिया में अभी एक्सपर्ट नहीं हूं तो इसलिए मैं उस पर कट ऑफ नहीं बनाता हूं। अगर मैं चाहता तो हर सब्जेक्ट पे कट ऑफ बनाता, जैसे बीएससी पे बना देता, फिर आपका एमएससी, इसके भी क्वेरीज मेरे पास आते रहे। लेकिन क्योंकि खुद से मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं जब उस एरिया का जानकार नहीं हूं तो मैं ऐसे क्यों काम करूं कि जिससे कि आपको मिसलीड होना पड़े। हाँ, एक कोशिश मैं करता हूं कि पर्सनली उस जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर पॉसिबल होता है मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देता हूं। और एक चीज मैं ये भी आप सभी को शेयर करता हूं बेटा, कि आपने देखा होगा कि कमेंट जितने भी बच्चे करते हैं लगभग हम कहें कि 100% रिप्लाई मैं देता हूं। अगर किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा हूं या लेट दे रहा हूं तो उसमें रीजन होता है कि हम पहले उस चीज पे सेटिस्फाई हो जाएं कि जो आपके डाउट्स आए हैं, तभी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं, अदरवाइज मैं उसको नहीं करता हूं। तो इसका मतलब आप कभी मत सोचा करिए कि मैं आपके कमेंट को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं कमेंट को देखता नहीं, मैं सबके कमेंट के देखता हूं। ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कर सकते हैं, मेरी खासियत है, बिकॉज कि आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो आपके हर समस्या का समाधान देना मेरा कर्तव्य बनता है, या आपका एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे।
बीकॉम सब्जेक्ट एंड एग्जाम्स कि मीन्स एक बच्चे का डाउट है कि सर जो बीकॉम रेगुलर बेसिस पे जब हम पढ़ने लगेंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसका एग्जाम्स कैसा होता है। तो बेटा इसके लिए भी आप तो पेशेंस रखिए कि हम कहें कि पहले आप एडमिशन ले लीजिए, फिर आने वाले समय में इस पे हम बात करेंगे। अभी बहुत टाइम है इस पे, तो अभी इस पे हम बात नहीं करने वाले, ठीक। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हम कहें प्रेफरेंस फॉर्म। तो मीन्स कि जैसे कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग के पहले आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है, जिसमें हम कहें कि आपको कॉलेज चूज करना होता है, हॉस्टल के लिए आपको चूज करना होता है। तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, लेकिन इस पे एक वीडियो मैं अलग से आने वाले दिन में बनाने वाला, 2 से 3 दिन के अंदर बना दूंगा कि जहां पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय किन किन चीजों पे सावधानी बरतना है और किन किन चीजों को मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है। बट हम कहें कि प्रेफरेंस फॉर्म में बेसिकली आपको ये देखना पड़ता है कि किस एफिलिएटेड कॉलेज में या आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं या हॉस्टल चाहते हैं आप कि नहीं। इन सब चीजों का कह सकते हैं कि आपको डाटा देना पड़ता है। ये ऑनलाइन आपको स्टूडेंट पोर्टल से देना है और ये प्रेफरेंस फॉर्म उन्हीं स्टूडेंट को भरना होता है जिनको हम कहें कि काउंसलिंग लेटर जाता है। अब काउंसलिंग लेटर जो है ये 2-3 दिन में आपको पहुंच जाएगा और हम कहें कि जनरली जो कट ऑफ आपका ऑफिशियल कट ऑफ आने वाला है बीएचयू की तरफ से, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर मीन्स ट्यूसडे तक एक्सपेक्टेड है कि उम्मीद है कि आ जाएगा आपका ऑफिशियल कट ऑफ फ्रॉम बीएचयू, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर 8 तारीख को बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और अभी हमारा 1 अक्टूबर को जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे यूजी के, उसके बाद रिजल्ट कैसे आएगा। बिकॉज कि जब आपका एडमिशन होता है उस टाइम रिजल्ट की नीड्स होती है। तो बेटा हम ये कहेंगे कि अभी आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए कि 8 तारीख को स्टार्टिंग डेट दिया गया, हर फैकल्टी का अपना अलग अलग डेट पे काउंसलिंग होता है। ऐसा नहीं कि 8 दे दिया गया तो 8 ही को सभी फैकल्टी का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहला चीज। और दूसरी चीज हम कहें कि अगर बीएचयू ऐसा करेगा भी तो वो कुछ ना कुछ आपको अल्टरनेट ऑप्शन देगा, क्योंकि बीएचयू को ये चीज पता है कि हमारे यहाँ के जो यूजी के बच्चे हैं उनका अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, अगर रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ है इन केस तो वो आपको ऑप्शन देगा कि हाँ आप ऐसे में क्या करेंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए जरा सा भी कि रिजल्ट आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा, जो ऐसा भी होगा वो पूरा आपको चांस दिया जाएगा कि यहाँ पे मीन्स अगर आप इंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो आप ऐसे मत समझिएगा कि आपको किसी एक पॉइंट के बेसिस पे डिसक्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम एडमिशन। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल सीट इंक्रीज हुई है कि नहीं, कि मीन्स कि सर जो पास्ट ईयर सीट थी हर फैकल्टीज में, इस बार जो आया है एंट्रेंस फॉर्म उसके बेसिस पे क्या पास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल बीएचयू की सीट्स इंक्रीज हुई कि नहीं। तो ये तो बेटा हम कहें कि जो एकदम स्टार्टिंग में हम वीडियो दिए थे कि मीन्स बीकॉम एंड एमकॉम का जनरल इन्फॉर्मेशन, उससे मैंने क्लियर कर दिए थे कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल सीट्स बढ़ी हैं। तो ये याद रखिएगा, सीट्स इस साल इंक्रीज की हैं इन कंपेरिजन टू 2009। ओके, फिर नेक्स्ट डिजी लॉकर सर्टिफिकेट्स। मीन्स बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी है कि जो इस बार हम कहें कि बेसिकली 12th पास आउट हुए हैं तो अभी उनका मार्कशीट ओरिजिनल उनके हैंड में नहीं है, तो उनके पास जो मार्कशीट वगैरह अवेलेबल है वो डिजी लॉकर बेस पे है। तो बेटा वो भी आपका काम करेगा डिजी लॉकर का, या हम कहें कि जो आप फोटो कॉपी या हम कहें कि प्रिंट आउट निकाले रहता है कि जो आपका मार्कशीट ओरिजिनल आपको नहीं मिला रहता है कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मार्कशीट होता है, तो उसको अगर आप प्रिंट आउट निकाल कर भी दे देंगे तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे, वो भी आपका काम करेगा। लेकिन फ्यूचर में आपको जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आएगा उसका फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल प्रेजेंट करना पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी टाइम दिया जाता है बीएचयू की तरफ से, उस टाइम पीरियड के दौरान में आपको अपना ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रिंट एडमिट कार्ड। हाँ, कि कुछ बच्चे का क्वेश्चन, एक बच्चे थे उसका क्वेरी आया कि सर जो हमारा एडमिट कार्ड था कि वो लॉस हो गया। दैट्स मीन्स कि जो आप एंट्रेंस देने जाते हैं उस टाइम आपको हम पहले बताए थे कि आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर इन्विजिलेटर का साइन होता है और आपका काउंसलिंग के टाइम उस एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब अगर ऐसे केस में किसी भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड लॉस हो जाता है तो ये तो थोड़ा सा आप लापरवाही किए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इस पे हम बात किए हैं। तो
आपको करना क्या होगा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होती है उसी टाइम आप क्या करिए कि एडमिट कार्ड पहले से आप प्रिंट आउट निकाले रहिए, या नहीं निकाले रहते हैं तो आप बीएचयू में जब जाएंगे काउंसलिंग कराने तो आपको जो एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस होता है वहां पे जाके संपर्क करना पड़ेगा। वहां से आपका काम हो जाता है, मीन्स कंट्रोलर ऑफिस से आपको कर सकते हैं कि वैलिड एडमिट कार्ड मिल जाता है, कि जिसमें हम कहें कि वहां मोहर वगैरह लगी रहती है। अगर आप पहले से प्रिंट आउट एडमिट कार्ड कर रखें तो वहां जाके आप उसको एथोराइज करा सकते हैं। एक काम आपको कंट्रोलर ऑफिस से करना पड़ता है, या हम कहें कि बीएचयू में जो सेंट्रल ऑफिस है। और सेंट्रल ऑफिस के लिए भी हम अभी आपको बता देते हैं, इनकेस मान लीजिए आप काउंसलिंग के टाइम कहें कि आपको पता नहीं कहां पे है, तो इसको मैं बता देता हूं कि जो आपका बीएचयू मेन कैंपस में विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल के ठीक सामने हम कह सकते हैं कि 200 मीटर पे आपका सेंट्रल ऑफिस है, वहां से काम ही आपका होगा। तो मीन्स विश्वनाथ टेम्पल के ठीक सामने आपका कह सकते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, और सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट बाद आपका जो है सेंट्रल ऑफिस है, और ये विश्वनाथ टेम्पल कॉमर्स फैकल्टी के पास पड़ता है, ठीक। और एक कह सकते हैं कि एकदम सेंटर ऑफ द बीएचयू है, मीन्स विश्वनाथ टेम्पल जो है मेन बीएचयू के बीचों बीच है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरिजिनल आंसर की डिस्कस करने के लिए, कि कुछ बच्चे ने हमसे पूछा कि सर कि जो आपका आंसर की बीएचयू के द्वारा जारी किया गया है ओरिजिनल, कि मीन्स एमकॉम या बीकॉम का, उसको आप डिस्कस कीजिए, मीन्स उसका वीडियो नहीं है। तो इसके लिए अभी बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन से हम कहते हैं कि उसको डिस्कस करना या न डिस्कस करना कोई बेनिफिट नहीं है, बट हम आने वाले समय में डिस्कस कर देंगे, अभी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इसलिए इस पे अभी आप कह सकते हैं कि पेशेंस बनाइए, आने वाले टाइम में हम इस पे बात करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ईयर गैप मीन्स हम कहें कि जो आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन रिक्वायरमेंट होता है, तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो जैसे हम कहें कि 2019 में ही वो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं, और इस साल वो 2020 में एडमिशन ले रहे हैं बीएचयू में। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक साल का आपका ईयर गैप हो गया, तो अब आपका जो टीसी वगैरह होता है वो पुराना हो चुका होता है। तो अब इस पे पूछ रहे हैं कि बच्चे की क्या सर नया होगा तभी काम होगा या पुराने से काम चलेगा। तो बेटा याद रखिएगा, ये आपका पुराना होगा तब भी काम चलेगा, मीन्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, ये आपके पुराने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पे काम हो जाता है। कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हम कहें कि ईयर गैप होता है और उनके टीसी वगैरह सब ओल्ड होते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उस टाइम आपसे उस ईयर गैप का रीजन पूछा जाता है, मीन्स आपने ऐसा क्यों किया कि एक साल आप क्यों गैप किया है। तो वहां पे आपको एकदम जेन्युइन रीजन बता रहा है कि आप एक एप्लीकेशन पहले से लिख लीजिएगा, और उस एप्लीकेशन में हम कहें कि आप जो रीजन दीजिएगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दीजिएगा, हेल्थ वगैरह मत दीजिएगा। कि बहुत से बच्चे होते हैं कि हेल्थ खराब हो गई, तो हेल्थ खराब अगर आपकी हो गई तो जरा कॉमन सेंस लगे कि आप बाद में आप प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते थे बीकॉम या एमकॉम। तो इसलिए हम कहें कि आप वहां पे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता दिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि बीएचयू में नहीं मिल पाया, जो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, और प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं इतना पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में नहीं थे मेरे पेरेंट्स कि मैं प्राइवेट कॉलेज में उतनी फीस देकर कहीं से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता या करते। तो इसलिए एक कंडीशन आप दीजिएगा, और इसका एप्लीकेशन आप पहले से लिख लीजिएगा क्योंकि वहां पे मांगा जाता है, और उस पर अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर करा लीजिएगा। इनकेस अगर आपके पेरेंट्स काउंसलिंग में आपके साथ नहीं जाते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो के पेरेंट्स उनके साथ नहीं जाते, या बहुत से स्टूडेंट के पेरेंट्स साथ में जाते हैं। वैसे पेरेंट्स का जाना या न जाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम कहें कि आप पेरेंट्स का साइन अपना साइन करके एक एप्लीकेशन पहले से रखे रहिएगा, वहां पे दे सकते हैं, ये काम हो जाएगा आपका। तो ये बेसिकली हम कहें कि लगभग सभी डाउट्स मैंने लेने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट का डाउट इन केस छूट गया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स आते हैं जो कि हम कहें कि कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई करना, तो उसको मैं सोचता हूँ कि उनको फोन कॉल पे रिप्लाई कर दूं। तो मैं उनसे कई बार बोलता हूँ कि अच्छा बेटा आप फोन कर लो, तो वो पूछते हैं सर कॉल क्यों। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम कहें कि कॉल करने का कोई अलग मोटो नहीं होता, सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके कर सकते हैं कि क्वेरीज होते हैं, जो आपके माइंड में डाउट्स है, बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप फुल्ली सेटिस्फाई रहें, कि मीन्स आप
किसी भी तरीके से अनसेटिस्फाइड रहे आप कि हम कहें कि कोई भी आप ऐसे डाउट्स में न रहें कि जिससे कि आपका एडमिशन ना हो सके, इसलिए मैं आपको कॉल की सुविधा दे देता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप कॉल करना चाहे या ना करना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब ये कहूंगा कि ऐसे भी मत करना कि सभी लोग अब कॉल पे ही लग जाओ, हर कोई कॉल करे कि पता चले कि मैं कॉल ही अटेंड करते रह जाऊं। तो इसलिए पहले आप कमेंट बॉक्स में कोशिश करिए कि अगर वहां पॉसिबल होगा मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जैसे भी होगा कि आपके सभी क्वेरीज का मैं 100% आंसर करने वाला हूं। तो लास्ट में बस एक ही चीज कहेंगे, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं कि हम देखते हैं कि वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो इसको भी आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।